तू गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। हो करे कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी बदल जाएगी। हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो बेटा मैं पुनीत आप सबका स्वागत करता हूं आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 1 के अंदर। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अध्याय 2। आज का हमारा पड़ाव होगा क्या? केमिकल बॉन्डिंग। बेटा ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो यहां पे आप सीखोगे ना, तो ये वाले कॉन्सेप्ट आप जब तक आगे केमिस्ट्री पढ़ते चलोगे कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना। दूसरी बात कि भैया जो एक्सेप्शनल केसेस आपने अभी तक पीरियोडिक चैप्टर में पढ़े वो यहां पे काफी हद तक कम हो जाएंगे। मतलब यहां पे लॉजिकल चीजें ज्यादा आएंगी आपके पास। क्या आएंगे बेटा? लॉजिकल चीजें ज्यादा आएंगी। मतलब हर एक बात का आपको रीजन दिया जाएगा यहां पे, मैक्सिमम बातों का। हर एक बात से ज्यादा क्या रहेगा? मैक्सिमम बातों का आपको यहां पे रीजन बताया जाएगा कि भैया ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। समझे बात? ठीक है। दूसरी बात बेटा इस चैप्टर के अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां से जेई मेन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चैप्टर निहायत ही आसान चैप्टर है। कंडीशन क्या है? जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको डेली पढ़िए। जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको डेली पढ़िए और कोई भी बैकलॉग मत होने दीजिए। अगर बैकलॉग हो गया, मैं फिर कहूंगा बहुत ज्यादा ताकत लग जाएगी उसको कंप्लीट करने में, आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। तो जो एनर्जी आप कहां पे यूटिलाइज कर सकते थे, क्वेश्चंस को करने में कर सकते थे, वो कहां पे लगा देंगे? आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करने में लगाएंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या करें, हालात ऐसे हो जाते हैं कि बैकलॉग बन जाता है, हमारा स्कूल आ जाता है। तो भैया देखिए बेटा, आपकी बात एकदम सही है, जायज है कि स्कूल की वजह से आपका बैकलॉग क्या हो जाता है? कंपाइल हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। लेकिन कोशिश तो कीजिए। ठीक है, देखो परेशानियां हर एक के जीवन में आती हैं बेटा, परेशानियां हर एक की लाइफ में आती हैं। लेकिन उन परेशानियों को जो सोल्व करता हुए आगे बढ़ता है, उनको एक्सक्यूज नहीं बनने देता, वही सक्सेसफुल इंसान बनता है लाइफ के अंदर। तो एक्सक्यूज मत देना उस चीज का। अगर आपका बैकलॉग बनने वाला है, आपको पता है कि आगे चल के ये हालात होंगे और वहां पे आप ये लेक्चर नहीं देख पाओगे, तो इस तरीके से अपने टाइम टेबल को मैनेज कीजिए कि आपका बैकलॉग कम से कम बने, उसको बहुत बड़ा बैकलॉग ना होने दो। बात समझे? क्लियर है ये चीज? ठीक। और बेटा दूसरी बात, जो भी आपके क्वेश्चंस के डाउट्स हैं, जो भी आपने पीछे वाले पूछे हैं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मतलब जो पिछले चैप्टर के हैं, एक आधा जो डाउट है, जैसे आपने वो पूछा था E/P रेशियो वाला, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, या तो मैं बता दूंगा या फिर जब आपका मेंटी सेशन होगा ना, तो वो क्वेश्चन वहां पे डलवा के सर एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी मेरा पूरा फोकस क्या है? आपको कंटेंट डिलीवर करना। और जो आपके देखिए छोटे मोटे डाउट्स होते हैं वो मैं आपके यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। कोशिश तो मैं यही करता हूं कि आपके हर एक डाउट्स मैं यहीं पे क्लियर कर सकूं लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो चलिए प्रभु का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 केमिकल बॉन्डिंग का। तो आज क्या पढ़ेंगे? तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सर मेन टॉपिक लिख रहा हूं। एक तो पढ़ेंगे बेटा हम ऑक्टेट रूल के बारे में कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ठीक है, पहला तो ये मेन टॉपिक रहेगा हमारे पास। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा आज किसके बारे में? फॉर्मल चार्ज के बारे में, कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी भी स्पीसीज के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मेन टॉपिक जो हमारे होंगे डिस्कशन के वो क्या होंगे बेटा? ये वाले होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एक दो टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या है, बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन होगी इस चैप्टर की। लेकिन जो मेन फोकस होगा आज हमारा इस लेक्चर का वो इन दोनों के ऊपर होगा। आई बात समझ में? चलिए जी, तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहला केमिकल बॉन्डिंग में आपको सीखना क्या है कि केमिकल बॉन्ड आखिरकार होते क्या है।
आपके दिमाग में आता होगा कि सर केमिकल बॉन्ड क्या है। बहुत से बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो थोड़ी देर में जान जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम देने जाने वाले हैं बेटा, क्या कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो बेटा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, किन्हीं भी दो स्पीसीज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको बांध के रखती है, किन्हीं भी दो स्पीसीज को बांध के रखने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि भैया एक एटम ये है, एक एटम ये है, कि अगर इन एटम के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो क्या करेगी, इन दोनों को बांध लेगी। क्या कर देगी जी, इन दोनों को बांध के रखेगी। मान लो ये है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये ब्लैक वाला पेन दिख रहा है आपको, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब क्या करेगी, इन दोनों एटम्स को बांध के रखा हुआ है। अब ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। कहने का मतलब अगर ये एटम इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये पूरा का पूरा एटम ही, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही इधर जाएगा। मतलब ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं कर सकते जब तक इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। और केमिस्ट्री के अंदर ऐसी कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो स्पीसीज के बीच में आ जाती है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो वो स्पीसीज क्या बेटा, इसकी देखो प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लो। क्या कहता है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट बोलो, स्पीसीज बोलो, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं बेटा, एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कि भैया दो एटम है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आयंस है मेरे पास, दो डिफरेंट आयंस होंगे, सेम आयंस नहीं, दो डिफरेंट आयंस होंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चे, केमिकल बॉन्ड। तो भैया केमिकल बॉन्ड मैं ऐसे दिखा दूं, मान लो एक स्पीसीज है ए, एक स्पीसीज है बी, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या बोला बच्चे, हमने बोला उसको क्या, केमिकल बॉन्ड। बोलिए, तो केमिकल बॉन्ड क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर ये केमिकल बॉन्ड बन ही क्यों रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ ही क्यों रही है इन स्पीसीज के बीच में, जिसको हम एटम या आयंस बोल रहे हैं, क्यों बना रहे हैं जी ये केमिकल बॉन्ड। फालतू में जुड़ जाएंगे, अकेले रहे ना, मस्त रहेंगे। ठीक है, मान लो जी केमिकल बॉन्ड बनने का मतलब इनकी शादी हो गई है, शादी हो रही है जी, क्यों कर रहे हैं जी शादी, अकेले रहें, मस्त मौला रहेंगे, कोई रोक टोक नहीं। तो भैया इनका फंडा थोड़ा अलग होता है, वो फंडा लगता है जब हम इंसानों के लिए। ठीक है, कहते हैं ना कि शादी करके भी पछताता है, जो नहीं करता वो भी पछताता है। तो भैया जीवन में दुखी हर कोई है, लेकिन इन एटम्स का या इन स्पीसीज का क्या होता है, बहुत सीधा साधा फंडा होता है। ये कहते हैं कि भैया हम अकेले तो नहीं रह सकते, अगर हमें किसी का साथ मिल जाएगा तो हम हंसी खुशी अपना जीवन बिता लेंगे, ये कहते हैं। तो भैया इनकी तो शादी होना पक्का होता है, ये शादी करने के लिए आतुर रहते हैं। शादी का मतलब केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या रहते हैं भैया, हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, तो रीजन समझो जी। अब रीजन देखते हैं कि भैया कॉज क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन का, मतलब केमिकल बॉन्ड बनने का रीजन क्या है, उनकी क्या कारण होते हैं कि भैया वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो पहला है जी टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। भैया इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हर एक स्पीसीज क्या चाहती है, उसके पास कम से कम एनर्जी हो। हमारे साथ उल्टा है, हम क्या चाहते हैं, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हो, हम तो हल्क बन जाएं, क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। लेकिन ये एटम या मॉलिक्यूल या आयंस की बात करूं, किसी भी स्पीसीज की बात करूं केमिस्ट्री के अंदर, तो वो हर एक क्या चाहती है बेटा, मिनिमम एनर्जी चाहती है। मतलब जितनी कम उसके अंदर एनर्जी होगी ना, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, क्या बोल सकता हूं यहां पे, देखो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को रिलेट कर रहा हूं, क्या चाहता है बेटा वो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जो स्पीसीज केमिकल बॉन्ड बना रही है ना, वो एक्चुअल में चाहती क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहती है जी। और उसे स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब उसके अंदर क्या होगी बेटा, एनर्जी कम से कम होगी। अब इस बात को समझो जरा। मान लो एक छोटा बच्चा है आपके घर में,
या पड़ोस में कोई भी छोटा बच्चा है, ठीक है, रात को सोया, जब वो सुबह उठता है तो उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो इधर उधर कूदता फिरता रहता है जी, भागता रहता है जी, कितना भी रोको, जो काम उसको मना करोगे वही काम वो करेगा। क्यों भाग रहा है इधर उधर? क्योंकि सो के उठा है जी, चार्ज हो चुका है, उसके अंदर एनर्जी बहुत है, तो इधर उधर भागने का मतलब क्या है? अनस्टेबल है जी, शरारतें करता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, शरारत करता रहेगा, तो उसकी एनर्जी क्या होने लगेगी बेटा? कम होने लगेगी। एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? वो थकने लगेगा। थकने का मतलब क्या है जी? जब वो थक जाएगा तो एक जगह टिक के बैठ जाएगा और फिर सो जाएगा। टिक के बैठने और सोने का मतलब क्या है जी? उसकी एनर्जी अब कम हो गई है, अब वो सो गया है, सोने का मतलब वो स्टेबल हो गया है। अभी जब तक एनर्जी ज्यादा थी कूदता रहा, जैसे जैसे एनर्जी कम होती रही कूदना कम हुआ और एट लास्ट टिक के सो गया। तो इसी चीज को रिलेट कर लीजिए आप किसके साथ? इसके साथ, कि भैया मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब मिलेगी एटम्स को या किसी भी स्पीसीज को? जब उसके पास एनर्जी क्या होगी बेटा? कम से कम होगी। जब उसके पास क्या होगी बेटा? एनर्जी कम से कम होगी। तो भैया केमिकल बॉन्ड के अंदर मैंने क्या बोला? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, और ये बात मैं पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर चीख चीख के कई बार बोली कि भैया केमिस्ट्री के अंदर जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी कहीं पर भी, तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी, वहां से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो भैया केमिकल बॉन्ड भी क्या है? एक तरीके की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। तो भैया उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज का मतलब क्या है? सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी बाहर निकल जाएगी ना वहां से, तो सिस्टम की एनर्जी कम, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो भैया ये रीजन है उनका केमिकल बॉन्ड बनाने का। दूसरा रीजन क्या है? कि सर टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि हर एक स्पीसीज क्या चाहती है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो किसकी तरह हो जाए? नोबल गैस की तरह हो जाए, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि भैया नोबल गैस जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? हमारे पास रिएक्ट नहीं करती हैं उस टाइम पे। मैं बेटा ये सारी स्टडी कौन सी बोल रहा हूं? जो उस टाइम पे बताई गई थी कि भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। ठीक है, उस टाइम पे, पहले टाइम में ये रीजन दिए जाते थे कि केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है कि भैया स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। तो ऑक्टेट रूल तो हम डिस्कस करेंगे पूरा। तो हाल फिलहाल के लिए क्या याद रखो कि भैया कोई भी स्पीसीज अगर क्या बना रही है बेटा? बॉन्ड बना रही है, तो वो क्यों बना रही है? क्योंकि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। क्योंकि नोबल गैस क्या होती है? सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो हर कोई क्या चाहता है जी? स्टेबल बनना चाहता है। किसकी तरह? रोल मॉडल हो गई है नोबल गैस। बाकी जितनी स्पीसीज हैं सबके लिए रोल मॉडल कौन है बेटा? हमारी नोबल गैस है। हर कोई नोबल गैस बनना चाहता है जी। ठीक है, और फोर्थ रीजन क्या होता है बेटा? फोर्थ रीजन क्या होता है बेटा? मिनिमम मिनिमम रिएक्टिविटी। कि भैया केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? ताकि उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाए। भैया जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतनी ही कम रिएक्टिव होगी। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। स्टेबिलिटी का रिएक्टिविटी के साथ रिलेशन होता है। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, उस स्पीसीज की रिएक्टिविटी उतनी कम। तो हम बोल सकते हैं जो स्टेबिलिटी होती है बच्चे, मेरे बच्चे, जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा? रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो भैया अगर कोई केमिकल बॉन्ड बना रहा है ना स्पीसीज, तो वो क्या चाहता है कि भैया उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाए? कम हो जाए। रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होने का मतलब क्या है? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। बोलो, बात समझ में? तो ये हैं वो चार रीजन जिनकी वजह से कोई भी स्पीसीज क्या बनाती है बेटा? केमिकल बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है बच्चे? केमिकल बॉन्ड बनाती है। ठीक है, अब इस चीज को हम जरा समझ लेते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। देखिए, इस ग्राफ की हेल्प से आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्या है ये ग्राफ? देखिए, ये ग्राफ क्या है बेटा? एक्चुअल में यहां पे बताया क्या गया है कि अगर दो स्पीसीज आ रही हैं या दो एटम्स आ रहे हैं, तो भैया उन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा? ठीक है, उन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा?
तो भैया इसको ऐसे समझो, पहले मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल देता हूं। अगर दो बंदों को शादी करनी है तो क्या करना पड़ेगा भैया, इकट्ठे आना पड़ेगा। ये थोड़ी ना भी आप कहोगे सर नहीं साथ साथ आने की जरूरत ही नहीं है जी, इंटरनेट पे शादियां हो जाती है। तो भैया वो ऐसी शादियां होती हैं, जितनी जल्दी आसानी से वो शादियां होती है ना, उतनी जल्दी से वो चली भी जाती हैं। ठीक है, तो भैया एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि भैया लड़का लड़की आएंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे, फिर हिंदू हैं अगर वो तो हिंदू रीति रिवाज से उनकी शादी होगी। ठीक है, अगर किसी और रिलीजन के हैं तो उनके लिए भी क्या होता है, लड़के लड़की को इकट्ठे आना पड़ता है ना भैया, तब शादी होती है ना, मतलब उनको आना पड़ेगा, पास पास आना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। तो सेम कहानी किनके लिए है बेटा, जो स्पीसीज क्या बनाने वाली है, बॉन्ड। अब मैं मान लेता हूं मेरे पास दो एटम है, एक एटम इधर है एक एटम इधर है, दोनों को एक दूसरे से क्या हुआ, प्यार हुआ। प्यार कैसे हुआ जी, इस एटम ने इधर वाले एटम को देखा और इस वाले ने इधर वाले एटम को देखा, दोनों का नैन मटक्का हुआ और दोनों ने डिसाइड किया कि एक दूसरे से मिलना है। तो भैया दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश करें, मतलब अपने बीच की दूरियां मिटाएंगे। पहले चल रहा था जी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जो इतना इफेक्टिव नहीं था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि बहुत टाइम हो गया दूर रहते हुए, अब तो पास आएंगे। तो भैया इनके बीच में डिस्टेंस होने लगा जी धीरे धीरे कम। तो भैया ये डिस्टेंस कम क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है जी, क्योंकि भैया दोनों का प्यार बहुत ज्यादा छलक रहा है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। वो प्रेम ही क्या है जी, इनके बीच में अट्रैक्शन की वजह बना हुआ है। जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो भैया ये एटम प्रेम बढ़ता जा रहा है तो अट्रैक्शन होता जा रहा है, 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 होता जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा अट्रैक्शन होता गया, और अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहे हैं बेटा, ये दोनों एटम पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। अब आप कहोगे सर कि इनके बीच में अट्रैक्शन ही होगा, नहीं जी भैया, सच्चे प्यार के दुश्मन तो पूरी दुनिया बैठी है। कहते हैं ना सच्चे प्यार की दुश्मन पूरी दुनिया होती है। उनको अलग करने वाली भी बहुत फोर्सेस हैं, और अलग करने वाली फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस बोलेंगे। भैया इनका प्रेम तो इनको पास लाना चाह रहे हैं, और दुनिया क्या कहती है, समाज क्या कहता है कि भैया ये प्रेम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो रिपल्शन की वजह से उनको अलग अलग करना चाहेंगी। तो वो जो दूसरी ताकतें हैं, जो हमारी क्या हैं, जो हमारी समाज की ताकतें हैं, उनको अलग करना चाह रही है। अब डिपेंड क्या होगा बेटा कि वो नजदीक आएंगी। देखो एक फोर्स तो उनको नजदीक लेके आ रही है, और एक फोर्स जो समाज की ताकत है उनको अलग करना चाह रही है। अब वो नजदीक आएंगे या दूर होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है, जोड़ने वाली ताकत ज्यादा है या उनको जुदा करने वाली ताकत ज्यादा है। हम बोल क्या रहे हैं कि भैया बॉन्ड बनना है तो उनको नजदीक आना पड़ेगा, और नजदीक आने के लिए कंडीशन क्या होगी सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा होना पड़ेगा, किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। अब आप कहोगे सर ये तो आप प्रेम भरी बातों का बता रहे थे, आप तो कोई प्रेम कहानी बता रहे थे कि भैया प्रेमी पास में आना चाहते हैं और दुनिया वाले दूर करना चाहते हैं। बोला सर यहां पे बताओ ना थोड़ा लॉजिकली। तो लॉजिकली सुनो, लॉजिकली सुनो भैया, मेरे पास एक एटम है, ये एक एटम है, मेरे पास एक ये दूसरा एटम है, ये दूसरा एटम है, ये दूर दूर है, ये दूर दूर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है। ठीक है, अब सुनना सुनना, बड़ा बड़ा ढंग से सुनना बेटा। अब भैया एक बात बताओ, ये वाला न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और ये वाला न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही होगी जी इनके बीच में। हाँ जी सर आ रही है, लेकिन लेकिन मेरे बच्चे एक बात बताओ भैया, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगी सर, आप कहोगे सर इनके बीच में तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, और इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होगी, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी सर। तो दो एटम्स के बीच में क्या आ रही है बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी आ रही है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आ रही है। अब यही डिसाइड करेंगी कि ये एटम नजदीक आएंगे या फिर दूर दूर जाएंगे।
अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम हो गई, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम हो गई तो भैया ये पास पास नहीं आएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई तो भैया ये खींचे चले आएंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो भैया यहां पे ग्राफ पे देखिए, ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं बेटा, हम यहां पे लिया जी देखो पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे हमने लिया पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या है मेरे पास, ओरिजिन है, जीरो है, मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इससे ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, इससे नीचे नेगेटिव वैल्यू है, ये देखो लिखा हुआ है नेगेटिव वैल्यू है यहां, और ये पॉजिटिव वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, और ये जो एक्सिस बनाया हुआ है हमने, ये क्या है बेटा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। क्या है मेरे बच्चे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, समझे बात। ठीक है, तो भैया इस ग्राफ को रीड कैसे करना है आपको, राइट साइड से। कहां से करना है बेटा, राइट साइड से। तो भैया देखो यहां पे मेरे पास दो एटम है हाइड्रोजन के, चाहे इनको ए बी बोल लो, चाहे दो हाइड्रोजन एटम बोल लो। भैया दो हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाना है, मतलब इनको शादी करनी है, तो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए। तो भैया इन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया, प्रेम का इजहार हुआ, दोनों दूर दूर थे, दोनों ने मिलने का फैसला किया। तो दोनों का मिलने का फैसला क्या था कि भैया दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, मतलब अब दुनिया वाले इनको रोकना चाह रहे हैं, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन तो आ रही है, लेकिन भैया इनका प्रेम इतना अधिक है कि भैया उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ये कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नजदीक कब आएंगे बेटा, जब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, किससे बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। बोलो, इतनी बात क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। चलो अब मान लो ये कोई ए पॉइंट है जहां पे ये मैं बात कर रहा था, अब मान लो यहां पे आया जी बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम है, तो भैया धीरे धीरे ये नजदीक आते चलेंगे, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो मान लिया जी बी पॉइंट पे ये और नजदीक आ गए, ऐसे आ गए, ओ ऐसे आ गए, ऐसे आ गए। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, जो ए बी लेके करना चाहता हूं वो ए बी रख लेना, मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेके समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे भी क्या बेटा, अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। एफ ए का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मतलब अभी तक डोमिनेटिंग फोर्स क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो भैया सही तो बात है, क्योंकि देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और हमने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो दोनों क्या करेंगे, पास पास आएंगे सर। पास पास आने का मतलब क्या है, दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता चलेगा। तो भैया देखो कम ही तो होता चल रहा है, यहां पे क्या था, डिस्टेंस ज्यादा था, यहां पे कम हो गया। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कम होता होता ये इतनी पास पास आ जाएंगे कि इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो मान लो जी इनके बीच में अब बॉन्ड बन गया, इनके बीच में सर बॉन्ड बन गया ये, और जहां पे ये बॉन्ड बना है ना मेरे बच्चे, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि सर यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो गए हैं। क्या हो गए हैं जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो गए हैं। तो यहां से एक और डेफिनेशन निकल के आती है केमिकल बॉन्ड की। वो क्या डेफिनेशन है बेटा, कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसी सिचुएशन होती है दो स्पीसीज के बीच में, ठीक है, जहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, किसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के बीच में। या फिर क्या कहूं, जब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाएगी फोर्स ऑफ रिपल्शन के, तो वहां पे हमारा केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, हम ये चीज बोल सकते हैं। तो भैया देखो पहले कंडीशन क्या थी सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम, तो पास पास आते गए आते गए आते गए आते गए, एक टाइम ऐसा आया कि वो इतनी पास आ गए जहां पे उनके बीच में क्या हुई बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो गए, वहां पे हमने बोल दिया केमिकल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहां पे केमिकल बॉन्ड बन गया, तो ये वाला वो पॉइंट है जी, मान लो यहां पे केमिकल बॉन्ड बन गया, इस पॉइंट को बोल देता हूं सी पॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन का खेल समझ में आ रहा है ना। अब सुनो एनर्जी के साथ इस चीज को। मैंने बोला क्या था बच्चे, मैंने बोला क्या था कि भैया हर एक स्पीसीज क्या चाहते हैं, उसकी एनर्जी कम से कम हो। वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहते ताकि उसके अंदर स्टेबिलिटी आए। और मैंने तुम्हें यह भी बताया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, जहां पे भी क्या होगी बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, वहां से एनर्जी रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। और बाहर निकलने का मतलब क्या है एनर्जी बेटा, सिस्टम की एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि वहां से एनर्जी बाहर निकल गई ना। तो अब देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम है, तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने का मतलब ही क्या है, एनर्जी कम होती चलेगी। तो भैया यहां पे देखो, ये ग्राफ मेरा नीचे की तरफ आता जा रहा है, तो नीचे की तरफ आने का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी मेरी कम होती चल रही है। मान लो इस पॉइंट पे देखता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, ए पॉइंट पे देखता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी ये है, अगर सी पॉइंट पे देखता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो साफ साफ पता चल रहा है बेटा कि जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती चल रही है जी सिस्टम की। और पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब ही क्या है जी, सिस्टम स्टेबल होता चल रहा है। तो यहां से एक कंक्लूजन में ड्रॉ कर सकता हूं कि सर जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, नॉर्मली या जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है सर, वो एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है मेरे बच्चे, आप कहोगे सर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। तो भैया एनर्जी रिलीज तो हो रही है, देखो पास पास आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और हमारी एनर्जी क्या होती जा रही है जी, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी एनर्जी सबसे कम है, मतलब शादी हो गई, शादी हो गई। तो भैया शादी होने के बाद ना कुछ टाइम तक तो सब चीजें बढ़िया चलती हैं, नई नई शादी होती है ना तो सब कुछ बढ़िया चलता है। लेकिन जब शादी हो जाती है और कुछ टाइम बीत जाता है तब असली कहानी पलटती है, तब कहानी में ट्विस्ट आता है जी, तब उनके बीच में झगड़े बनते हैं। जो पहले एक दूसरे को इतना प्रेम करते थे, एक दूसरे के लिए मरने मिटने की बातें करते थे, शादी के बाद एक दूसरे को मारने की बातें करने लग जाते हैं। फिर तो ये हालात होते हैं कि भैया क्यों शादी की हमने, क्यों शादी की, शादी तो बर्बादी है। तो सेम कहानी इनके साथ स्टार्ट हो जाती है। ये क्या कहते हैं कि भैया स्टार्टिंग में तो सब अच्छा था, हमारे बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी, तो हमने शादी का डिसीजन ले लिया। अब इसके बाद ये जब साथ साथ रहने लगते हैं ना और इनके बीच में और डिस्टेंस कम होने लगता है, देखो ऐसे है, आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स है ज्यादा। मान ले इस पॉइंट पे आने के बाद इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्सेस क्या होगी, बराबर होगी। तो ये क्या बन गया बेटा, केमिकल बॉन्ड बन गया। अगर इस डिस्टेंस के बाद भी मैं इनको पास पास लेकर आऊंगा ना तो अब खेल बदल जाएगा। अब खेल क्या बदलेगा कि भैया इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद अगर मैं डिस्टेंस को और कम करता हूं, मान लो ये कम कर दिया मैंने, देखो डिस्टेंस कम हुआ, पहले ही कंपेयर डिस्टेंस कम हुआ, तो इस केस में इस पॉइंट के बाद, देखो इस पॉइंट के बाद लिख रहा हूं, आफ्टर दिस पॉइंट हमारा फिर क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होने लगती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगती है। ए से लेके सी तक तो क्या चल रहा है बेटा, अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और यहां पे आते हुए क्या हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो गई। सी पॉइंट के बाद अगर मैं उनको और पास पास लेकर आ रहा हूं तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगे, क्या कहने लगे जी कि भैया इतना नजदीक हमें नहीं रहना, हमें थोड़ा दूर ही रहने दो ताकि प्यार बना रहे। तो भैया सी पॉइंट के बाद अगर मैं इनको और नजदीक लेकर आता हूं ना तो इनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट होने लगती है। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट होगी तो वो फोर्स क्या करना चाहेगी, अब भैया इनको अलग अलग करना चाहेगी। अलग अलग करने का मतलब क्या है कि सर इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड बना है ना उसको तोड़ना चाहेगी। तो देखो जैसे ही फोर्स ऑफ रिपल्शन आना स्टार्ट हुई, जब हमने इनको क्या किया, इस पॉइंट के बाद भी नजदीक लेकर आए, तो एनर्जी एकदम से बढ़ने लगी जी हमारे पास। क्या करने लगी बेटा, एनर्जी एकदम से बढ़ने लगी। ठीक है, और ये बढ़ी हुई एनर्जी क्या बता रही है कि सिस्टम अनस्टेबल होता जा रहा है जी। अब भैया पहले तो क्या हो रहा था, सिस्टम स्टेबल हो रहा था क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही थी, होती जा रही थी, यहां पे आके वो मिनिमम एनर्जी हुई। यहां पे क्या है बेटा, मिनिमम एनर्जी है। उसके बाद जहां पे
मिनिमम एनर्जी है, उसके बाद अगर डिस्टेंस कम करता हूं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेटिंग हो जाती है और फिर से एनर्जी एकाएक बढ़ने लगती है। और ये एनर्जी कौन सी दिखाती है बेटा मेरे पास? बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी दिखाती है कि भैया बॉन्ड क्या होगा, अब टूटने लगेगा। ठीक है, तो एनर्जी बढ़ रही है ना, एनर्जी बढ़ने पे क्या होने लगा? बॉन्ड टूटने लगा। तो मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट के बाद, यहां पे इस पॉइंट के बाद हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे? यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई। और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है मेरे बच्चे? बॉन्ड ब्रेकिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है बच्चे? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब हमें हीट या एनर्जी देनी पड़ेगी किसी चीज को तोड़ने के लिए। तो भैया देखो, एनर्जी बढ़ाई तो रहे हैं हम, तभी तो ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? तो भैया यहां से मैं क्या कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं? मैं ये कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि सर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी किससे बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तब उस केस में क्या होगा बेटा मेरे पास? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बजाय मैं आर लिख दूं कि भैया आर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होने लगेगी बेटा? कम होने लगेगी। यही तो हो रहा था, पास पास आते जा रहे थे, एनर्जी कम होती जा रही थी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या होता जा रहा था? कम। तो मैं बोल सकता हूं ये क्या हो रहा था बेटा मेरे पास? ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरा क्या होगा बेटा? जब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाएगी फोर्स ऑफ रिपल्शन के, तो हम क्या बोलेंगे कि सर इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और यहीं पे क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड बन गया। यहीं पे हम क्या बोलेंगे बेटा? केमिकल बॉन्ड बन गया। आई बात समझ में? ठीक है, थर्ड क्या बोला? जब हमारे पास क्या होगी बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो फिर हमारी क्या होने लगेगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने लगेगी। लेकिन अब यहां पे तुम लोग गलती क्या करते हो? तुम कहते हो सर फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर बढ़ेगी, क्या होगी बच्चे? फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर बढ़ेगी तो सर डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन भैया एक बात बताओ, डिस्टेंस तो हम डिक्रीज कर रहे हैं ना, तब वो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या कर रही थी मेरे पास? इंक्रीज कर रही थी। यहां पे देखो ना, यहां पे आप देखिए, मैंने क्या बोला था? इस पॉइंट के बाद अगर मैं डिस्टेंस और कम करता हूं, मतलब उनको और ज्यादा पास पास लेकर आता हूं, तब वो कहानी स्टार्ट हो गई मेरे पास। कौन सी? कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी ज्यादा और फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट होने लगी। आई बात समझ में? तो इसीलिए यहां पे आर डिक्रीज लिखा है। जब यहां पे देखो कुछ ना कुछ आर की वैल्यू होगी जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर उस आर से भी मैं कम करने लगू डिस्टेंस, तब ये कंडीशन चलती है। ठीक है, और यहां पे हमने दो क्या पॉइंट लिखे बेटा? दो पॉइंट हमने ये और लिखे कि सर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कैसी प्रोसेस होती है बेटा? आप कहोगे सर वो एक्सोथर्मिक होती है, ये हम देख चुके हैं। और जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग है, जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है सर, वो कैसी होगी मेरे बच्चे? आप कहोगे सर वो होगी एंडोथर्मिक। बोलो, बात समझ में आई? तो भैया इस तरीके से ग्राफ की हेल्प से हमें बताया गया, क्या क्या बताया गया कि भैया बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड कैसे बन रहा होगा। समझ में आई बात? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट, कब फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट। इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर, ये तो सर समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो भैया अब हम बात कर लेते हैं कि भैया जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं ना, कि भैया अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, वो पास पास आएंगे, और उसी अट्रैक्टिव फोर्सेस को हमने केमिकल बॉन्ड बोल दिया। तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं? तो देखो जी, एक्चुअल में वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ये रही, यहाँ पे जो चार्ट दिखाया हुआ है तुम्हें, या फिर बोलूं ये क्या है बेटा हमारे पास? आप बोल सकते हो कि सर ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, तो भैया अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब प्यार बहुत ही पक्का। एक क्या है जी, ठीक ठाक सही है, बस जी प्यार है, मतलब दूर दूर भी रह सकते हैं, पास रहेंगे तो ठीक है, मतलब इतना नहीं है जी, सच्चा प्यार नहीं है, ये तो सच्चे प्यार की निशानियां हैं।
ये तो सच्चे प्यार की गवाही देने वाले हैं। कौन सा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन सा आता है? आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक। ठीक है। और वीक बॉन्ड में मतलब जिनका प्यार क्या होता है, इतना सच्चा नहीं होता, कच्चा पक्का ही होता है जी। ठीक है। वो कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवॉल इंटरेक्शन। तो ये सारी क्या है बेटा? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इनके बारे में हमें स्टडी करनी है और एक एक करके हम यहाँ पे सारी चीजों की स्टडी करेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, किन कंडीशन में बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, और हमारे पास वंडरवॉल इंटरेक्शन क्या होती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट है। ठीक, इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। वो मेन पॉइंट क्या है सर? ऑक्टेट रूल। हुआ क्या भैया, मेरे पास दो साइंटिस्ट थे, कोसेल एंड लुइस। दो साइंटिस्ट, कोसेल और लुइस, मेरे पास नहीं मतलब हुआ करते थे बहुत पुराने टाइम में। तो भैया उस टाइम पे ये बात चल रही थी, क्या चल रही थी कि भैया केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। ठीक है। मतलब साइंटिस्टों के बीच में उस टाइम पे ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि भैया केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। आई बात समझ में? तो भैया सबने ये तो कह दिया कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो पास पास आएंगे और क्या बना लेंगे? केमिकल बॉन्ड बना लेंगे। अगर ज्यादा पास पास ले आए तो भैया झगड़े बढ़ने लगेंगे और क्या हो जाएंगे? अलग अलग होने लगेंगे फिर वो। लेकिन कोई थ्योरी नहीं थी कि भैया वो पास पास आ ही क्यों रहे हैं, ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, उनके बीच में प्रेम पनप ही क्यों रहा है। अब भैया कोई किसी को पसंद आता है, खाम खा तो आता नहीं है जी। सुंदर है जी दिखने में, नेचर अच्छी है जी उसकी तो, ठीक है, इंटेलिजेंट है जी, तो कोई चीज किसी को पसंद आ रही है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो भैया कोसेल और लुइस भी यही सोच रहे, कहते हैं जी आपस में बैठ के बातें कर रहे, चर्चा कर रहे। क्या चर्चा कर रहे? कि भैया केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, इसके लिए कोई थ्योरी नहीं है और हम थ्योरी देंगे। तो आपस में भैया ये गुटर गू कर रहे थे दोनों साइंटिस्ट, और इन्होंने क्या कॉन्क्लूजन निकाला, ये आपस में बात करते करते पता है क्या बोले? कहते कि भैया नोबल गैस जो होती है उस टाइम तक, ठीक है, जब ये थ्योरी दी थी इन्होंने, आज के टाइम में मत बोलना, उस टाइम तक जितनी भी नोबल गैस थी ना वो कभी रिएक्ट करती हुई नहीं मिली इन्हें, मतलब उनका कोई कंपाउंड उन्हें नहीं मिला था कभी। अब अपने आप को साइंटिस्ट समझने लगो और कहो कि सर ये क्या बोल दिया, करती तो है रिएक्ट, जिनॉन देखो, क्रिप्टॉन देखो। भैया वो तो हाल ही में हमें पता चला है, ये बात तो उस टाइम की है जब नोबल गैस का हमें कोई भी कंपाउंड नहीं मिला था, उनको इनर्ट गैस कहा जाता था। तो कोसेल और लुइस ये कहते कि भैया देखो जो हमारी नोबल गैस है ना, जो हमारी क्या है बेटा, नोबल गैस है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। और ये कहते जी कि भैया हर एक स्पीसीज क्या चाहती है, इस नोबल गैस की तरह बनना चाहती है, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहती है। और इस चीज के लिए वो क्या करते हैं बेटा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि भैया जो सबसे बाहर वाली शेल है ना उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी नोबल गैस हैं एक्सेप्ट फॉर हीलियम, जितनी भी नोबल गैस हैं एक्सेप्ट फॉर हीलियम, वो सब के अंदर क्या है बेटा, आउटर मोस्ट के अंदर 8 ही तो इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि भैया हीलियम के अंदर देखोगे तो हीलियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 ही हैं। इसके बाद जितनी भी हैं, इसके बाद जितनी भी हमारे पास क्या है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन है। इन सब की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो क्या होगी, NS2 NP6 होगी। तो ये आउटर मोस्ट सेल की कॉन्फ़िगरेशन ही तो है। और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 2। शेल की बात कर रहा हूं, देखो n वैल्यू मैंने सेम लिखी है, ये n जो होगा वही n यहां पे होगा। जैसे नियॉन के लिए लिखूं तो नियॉन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं ना तो देखो बता देता हूं, यहां पे कईयों के तो दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर आउटर मोस्ट तो सिर्फ P हुई ना, नहीं जी शेल की बात कर रहा हूं। तो देखो 1s2 2s2 2p6। तो बताओ जी, ये पहली शेल है जिसको हम K शेल बोलते हैं, ये दूसरी शेल है जिसको हम L शेल बोलते हैं। तो भैया हमने क्या बोला, आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप कहोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन हैं।
तो यहीं पे तो यही बात बोल रहा हूं कि भैया जितनी भी स्पीसीज हैं वो सब की सब किसकी तरह बनना चाहती हैं, नोबल गैस की तरह। और नोबल गैस की तरह बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। और इस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ही उन्होंने क्या दिया, ऑक्टेट रूल दिया। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8। समझे? तो भैया कोसेल और लुईस ये थ्योरी लेके पहुंच गए साइंटिस्टों के पास और कहते जी सुनो भक्तजनों, सुनो कि भैया केमिकल बॉन्ड क्यों बनाती हैं स्पीसीज, क्योंकि उन्हें बनना है किसकी तरह, अपने रोल मॉडल्स की तरह, मैक्सिमम स्टेबल बनना है। और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ते हैं। तो इसीलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। समझे? ये था जी पहली पॉइंट उनकी कि वे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है उनको। आई बात समझ में? ठीक है। अब वो ये भी कहते हैं कि भैया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव करेंगे, कैसे अचीव करेंगे? तो कहते जी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी वो इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके भी कर सकते हैं। मतलब मान लो मेरे पास क्या है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। मैं चाहता हूं बाहर वाली में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे किसी को। तो मैंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। अब मान लो जी मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं चाहता हूं मेरे आउटर मोस्ट में 8 हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तभी तो 8 होंगे। तो भैया ये भी यही कहते हैं कि कोई भी स्पीसीज है वो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके भी। चलो जी ये भी बात समझ में आई सर, ठीक है। मतलब बॉन्ड बनाने के तरीके बता रहे हैं तुम्हें कि भैया ये ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस से। फिर ये कहते हैं एक और तरीका है कि शेयरिंग हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए बेटा, शेयरिंग हो जाए, तो उससे भी ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सकता है, उससे भी ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सकता है। तो भैया देखो इसके मेन पॉइंट लिख रहा हूं। पहला पॉइंट तो क्या हुआ कि भैया इन्होंने क्या कहा कि भैया कोई भी स्पीसीज केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और ऑक्टेट कहां कंप्लीट होना चाहिए बेटा, आउटर मोस्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है, और ये कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कोई भी स्पीसीज क्या कर सकती है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकती है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के ये 3 तरीके उन्होंने बता दिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो भैया अब इन तीनों पॉइंटों को हमें डिस्कस करना है। मतलब आपको एक एक एग्जांपल मैं दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया ऑक्टेट रूल कैसे कंप्लीट, मतलब ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करें, इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस से या फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। तो देखो इसका पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्या, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक, तो देखो जो सोडियम मेटल होती है बेटा, सोडियम मेटल जो होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आप कहोगे सर इसकी होती है 281, यही तो होती है। मैं 1s2 2s2 2p6 ऐसे लिख लो चाहे कैसे भी लिख लो, मैं ऐसे समझा देता हूं, यहां से ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। ये भैया फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, सोडियम क्या चाहेगा कि इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब इसके बाद 2 तरीके हैं, क्या, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तब M के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या फिर क्या करे इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल दे। इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले आए या फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो ये क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट के अंदर इसके अंदर 8 हो जाएंगे। तो भैया इसके लिए सबसे आसान क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। 7 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन इसे खरीदने पड़ेंगे, और भैया इतना अमीर नहीं है। ये क्या कहता है कि स्टेबिलिटी तो चाहिए, कोई बात नहीं 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी ले लेते हैं।
ठीक है, तो भैया ये क्या करता है, अपने आप को Na+ में कन्वर्ट कर लेता है। Na+ में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इसने क्या किया बेटा, इस वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। देखो आउटर मोस्ट में अब कितने बन गए, इसके 8 बन गए। इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो मैं यहां पे ऐसे दिखा दूं, प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल दिया इसने, जो M शेल में था। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 8 7 17 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तो एक बात बताइए बेटा, इसकी आउटर मोस्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो भैया ये क्या करता है, Na+, इस Na को क्या बोलता है कि भैया तुझे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है और मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तू एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपनी क्या कर, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, वो जो तू इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो मैं ले लूंगा। तो ये क्या करता है बेटा, हमारे पास इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और Cl- बना लेता है, और क्या बन जाता है 2 8 8। तो देखो आउटर मोस्ट क्या होगी, फुलफिल होगी। तो भैया क्या हुआ, सोडियम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा उतना नेगेटिव चार्ज। तो देखो जी, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे Na+, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो Cl-। तो भैया ये बनने के बाद तो मैं क्या बोल सकता हूं, Na+ और Cl- बना, और Na+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 2 8, Cl- की 2 8 8, और इनके बीच में क्या हो जाता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है Na+ और Cl- के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई क्यों, क्योंकि सर इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो भैया लुईस और कोसेल और लुईस ने ये वाला एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस से कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होता है। फिर दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं शेयरिंग वाला क्या फंडा बोल रहे हो जी आप, कि शेयरिंग की वजह से कैसे हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ये बताओ। तो भैया उसका एग्जांपल उन्होंने दिया क्लोरीन से, कि भैया क्लोरीन देखो, क्लोरीन जो बॉन्ड बनाएगा ना वो शेयरिंग से बनाएगा। किससे बनाएगा बेटा, शेयरिंग से। अब बेटा ये चीज समझने से पहले ना तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली चीज समझने से पहले आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, ये वाली चीज थोड़ी समझनी पड़ेगी। देखिए ठीक है, या फिर क्या करता हूं मैं, या फिर क्या करता हूं बच्चे, मैं तुम्हें एक अलग से स्लाइड पे बता देता हूं इधर मैं तुम्हें अलग से स्लाइड पे बता देता हूं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, क्या होता है भैया, जो लुईस था ना, लुईस और कोसेल था, उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या किया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर दी, मतलब किसी भी एलिमेंट को मैं क्या कर सकता हूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने ये लिखा लिथियम, यहाँ पे क्या आता है बेटा, बेरिलियम, यहाँ पे आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आ गया नियॉन। सेकंड पीरियड है। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, जो हमारा लिथियम होता है इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहोगे सर इसके अंदर होता है 2s1। दूसरा कलर ले लेता हूं, क्या होता है बेटा, 2s1 होते हैं सर, इसमें होते हैं 2s1। इसमें कितने होते हैं बेटा, 2s2। इसमें कितने होते हैं बेटा, 2s2 2p1। इसमें कितने होते हैं बेटा, 2s2 2p2। इसमें बोलो 2s2 2p3। इसमें बोलो 2s2, ये है 2p4, और ये क्या है 2s2 2p5, और ये क्या है 2s2 2p6। ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैंने क्या लिखा बेटा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ जी, वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होती है सर उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं सर। तो ये तो आपने हमें बताया है, तो बताओ जी यहाँ पे कितने हैं वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन,
आप कहोगे सर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ टोटल देखो 3 4 5 6 7 और एक 8। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने, ठीक है। वैलेंस शेल कौन सी होती है बेटा? जो आउटर मोस्ट शेल होती है। तो इनकी सबकी आउटर मोस्ट शेल ही तो निकली है, ठीक है। तो भैया अब जितने भी क्या है मेरे पास, देखो फर्स्ट ग्रुप के अंदर एलिमेंट आएंगे ना, उन सबकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड ग्रुप वाले में क्या होगा बेटा? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 13th ग्रुप में क्या होगा बेटा? ये 13th ग्रुप होता है ना बोरोन वाला, इसके अंदर भी क्या होगा? जितने भी एलिमेंट होंगे इसके नीचे इस ग्रुप के अंदर, उन सब के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 3 होंगे। ऐसी कार्बन ग्रुप के अंदर, कार्बन फैमिली के अंदर कितने होंगे बेटा? 4। नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन वाली में कितने होंगे बेटा? हेलोजन वाली में 7। और जितनी भी नोबल गैस है एक्सेप्ट फॉर हीलियम, सब के अंदर क्या होता है? 8। हीलियम में 2 होते हैं, ठीक है। अब बार बार अगर मैं तुम्हें ये बोलूं ना कि हीलियम क्या होते हैं, नोबल गैस में 8 होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कंफ्यूज मत करना भैया। कईयों का दिमाग बहुत चलता है, कहोगे सर आपने ये कैसे बोल दिया, हीलियम में तो 2 होते हैं। तो अंडरस्टूड है, मैं हीलियम की बात नहीं कर रहा हूं वहां पे, ठीक है। अब बार बार ये चीज बोलो तो टाइम खराब होता है, तो इसलिए क्या बोल दूंगा कि नोबल गैस के आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट फॉर हीलियम, ठीक है। समझ जाना हीलियम को अपने आप। तो भैया ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखती है। तो भैया लुईस और कोसेल ने क्या किया? इनको लिखने का एक ढंग बताया। क्या बताया? वो ये कहता जी कि अगर मान लो हमें क्या लिखना है बेटा? लिथियम का लिखना है, लिथियम की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो क्या करो? लिथियम लिखो, और क्या होगा बेटा? जितने उसके पास क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट की फॉर्म में दिखा दो, तो ये लगा दीजिए डॉट। इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन गई क्या? लिथियम की लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे बेरिलियम की बनानी हो, तो बेरिलियम के अंदर कितने होंगे बेटा? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 डॉट लगा दी, ठीक है। बोरॉन के अंदर लगाने हो तो बोरॉन के अंदर क्या लगा दो बेटा? 3 डॉट लगा दो सर, ऐसे। कार्बन में क्या होंगे बेटा? 4, तो 4 ऐसे लगा दी। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, बोले सर 4 ऐसे ही लगा सकते हैं। नहीं जी, 2 को एक साथ लगा दो, 2 को एक साथ लगा दो, तुम्हें 4 डॉट लगानी होती है। ऐसे ऐसे सिली क्वेश्चन मत पूछना मुझसे कि सर आपने ऐसे ही क्यों लगाई 4 डॉट, साथ में लगा देते जी। 4 डॉट लगाने से मतलब है मुझे। नाइट्रोजन के अंदर ये लो जी 5 डॉट लग जाएंगी। तो इसी तरीके से क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन के अंदर 6 डॉट लगाओगे, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में 8। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनती जा रही है। क्या बनती जा रही है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनती जा रही है जी। तो चलो जी, अब इतना अगर आपको पता चल गया तो अब ये वाली चीज समझो क्या हो रहा है बेटा। लुईस और कोसेल ने क्या कहा कि भैया जो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, वो डोनेशन और एक्सेप्टेंस से ही नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है। तो साइंटिस्ट कहते जी कैसे करके दिखाओ, तो कहता है जी जैसे क्लोरीन लो। अब बताओ जी क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप कहोगे सर क्लोरीन आता है हेलोजन में, और फ्लोरीन में अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन में भी 7 होंगे। तो भैया यहां पे क्या करूं? 7 डॉट लगा दो, देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये लगा दी, 7 हो गई, ठीक है सर। अब मान लो एक और दूसरा क्लोरीन एटम है, उसको इधर दिखा देता हूं, तो इसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये कह रहे हैं जी देखो सर इसके पास भी 7 ही तो होंगे, ये लो, ठीक। तो भैया ये वाला क्लोरीन इस क्लोरीन को देख के बोलता है कि हाँ भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मुझे भी 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुझे भी 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहता दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो भैया ये क्या कहता है? ये कहता है कि ठीक है भैया रेडी। तो यहां पे इनके बीच में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। देखो ऐसे क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये देखो, तो इसका मतलब क्या बेटा? 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, तो मतलब क्या हुआ? इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया। 2 इलेक्ट्रॉनों से हमेशा क्या करता है? एक बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या बनता है बेटा? एक बॉन्ड। तो मैं लिख देता हूं, या फिर क्या लिखूं? वन बॉन्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। या उल्टा बोलो, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे पास 2 एटम्स के बीच में,
वहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो भैया अब गिन लो, अब गिन लो इस क्लोरीन के, देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 6 तो ये 1 2 3 4 5 6 7 11, अब ये वाला भी तो शेयर कर रहा है तो 8 हो गए। ठीक है, इस क्लोरीन के देखो जो व्हाइट कलर से है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला तो इसका था ही, अब ये वाला भी शेयर कर रहा है, तो यहां पे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया बेटा, यहां पे हमारा क्या बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कहता जी देखो केमिकल बॉन्ड बन गया। उन्होंने और भी एग्जांपल दे दिया ऐसे, जैसे जैसे मान लो ऑक्सीजन का ध्यान है, हमें O2 की स्ट्रक्चर बनानी है जी, लुईस डॉट, तो बताओ जी ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो आप कहोगे सर 6 होते हैं, तो देखो 6 बनाते हैं, 1 2 3 4 ये 5 6, ऐसे ही दूसरा ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन के ऑक्टेट कंप्लीट होने में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2। इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये क्या करते हैं मेरे बच्चे, तो ये क्या करते हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं ये, ठीक है, तो भैया ये वाला ऑक्सीजन मेरा क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को भी शेयर कर लेता है, और मेरे दूसरे वाला ऑक्सीजन भी क्या करता है बेटा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेता है। और मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर होंगे मेरे पास किन्हीं 2 एटम्स के बीच में, तो एक बॉन्ड बनेगा। तो अब एक बात बताओ बेटा, यहां कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग चल रही है, आप कहोगे सर 4 इलेक्ट्रॉनों की, तो 4 इलेक्ट्रॉनों से कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे सर, तो देखो एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। अब देख लो जो ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन के देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये रे, अब 4 इलेक्ट्रॉन ये भी तो होंगे इसके पास, इस ऑक्सीजन का देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये रे, 4 इलेक्ट्रॉन ये भी तो शेयर कर रहा है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो कहते हैं देखो बॉन्ड बन गया, क्या बन गया जी, बॉन्ड बन गया सर हमारे पास। बात समझ में आई? तो इस तरीके से वो एक्सप्लेन करने लगे कि भैया बॉन्ड बना क्यों रहे हैं एटम्स, क्योंकि जो उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है ये चीज? तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का हुआ बच्चे। चलो चलो अब जरा प्रॉपर समझ लो। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना सीखनी है किसी भी स्पीसीज की। ठीक है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एग्जैक्ट यहां से नहीं होगा, लेकिन इसका यूज करते हुए तुमसे वो कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, जब हम फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं तो वहां पे तुम्हें कोई भी स्पीसीज देगा, तो उस स्पीसीज की तुम्हें क्या लिखनी आनी चाहिए बेटा, आपको उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखनी आनी चाहिए। तो जब वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखनी आएगी तभी तुम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर पाओगे। तो कैसे लिखते हैं देखो, पहला क्या है, राइट द नेम ऑफ द एटम एंड शो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज डॉट। ये तो अभी भी बताया कि भैया किसी भी एटम की अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है ना, तो उस एटम का सिंबल लिखो और उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिख दो। जैसे जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है, तो फ्लोरीन का क्या लिखा हमने, एटम लिखा, और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चे, आप कहोगे सर 7 होते हैं, तो ये देखो 7 लगा दी, 7 डॉट लगा दी। अगर मैं तुम्हें कहता कि सल्फर, सल्फर की लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखो, तो सल्फर किस फैमिली में आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे सर 6 होते हैं, तो देखो 6 डॉट लगा दी इस तरीके से, तो इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गई। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। फिर कहते हैं जी डिसाइड द सेंट्रल एटम। अब मान लो जी एक एटम की बात चल रही है, अब मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे एक से ज्यादा एटम हो, एक से ज्यादा एटम की स्पीसीज दे रखी हो, मतलब मॉलिक्यूल दे दे, या फिर तुम्हें कोई आयनिक स्पीसीज दे दे जहां पे एक से ज्यादा एटम्स हैं, तो वहां पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये डिसाइड करना पड़ेगा सेंट्रल एटम क्या है। क्या जी, सेंट्रल एटम क्या है, जैसे जैसे देखो सेंट्रल एटम का डिसीजन हम 2 तरीके से लेते हैं। फर्स्ट क्या लिखते हैं बेटा, जनरली, जनरली बोल रहा हूं, देखो मैंने ये नहीं बोला हमेशा, आमतौर पे जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एटम एक्ट एज क्या, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का मतलब समझते हो ना बेटा, जो बीच में प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल के या आयनिक स्पीसीज के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं जैसे मान लो मैंने लिखा
NF3, ठीक है। और मान लो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा BF3 या BCl3, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा जी और क्या लिख सकते हैं हम, और लिख सकते हैं मान लो ICl3, ये चीज लिखी। अब मैं तुमसे पूछता हूं इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मेरा सेंट्रल एटम कौन सा होगा, बीच में कौन सा एटम आएगा, बाकी जो एटम बचेंगे ना वो उसके सराउंडिंग में लगेंगे, वो उसके सराउंडिंग में लगेंगे, आगे और भी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो भैया देखो, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम, नाइट्रोजन, तो मतलब नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे, सेंट्रल एटम है सर, Ca सेंट्रल एटम। बोरोन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम, बोरोन की होगी सर, तो ये क्या होगा मेरा सेंट्रल एटम होगा सर। आयोडीन और क्लोरीन में से किसकी कम, आप कहोगे सर आयोडीन की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये क्या होगा मेरा यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या होता है बेटा, एटम, एटम which is less in number act as क्या, सेंट्रल एटम। कि भैया जो एटम मेरे पास सबसे कम नंबर में होगा ना वो क्या करेगा, सेंट्रल एटम का काम करेगा। तो वहां पे ये भी देख सकते हो, ये चीज भी लगा सकते हो तुम, नाइट्रोजन एक ही है तो सेंट्रल एटम का काम कर रहा है, बोरोन एक ही है तो एक ही सेंट्रल एटम का काम करेगा, आयोडीन एक है तो सेंट्रल एटम का काम। तो बाकी जो बचे ना बेटा मेरे पास F3 Cl3 ये किसका काम करेंगे मेरे पास, सराउंडिंग एटम्स का, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, देखो इसके लिए मैंने लिखा जी H2O। अब अगर ऊपर वाला पॉइंट लगाऊं तो तुम क्या कहोगे कि सर यहां पे हाइड्रोजन सेंट्रल एटम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है जी। यहां पे सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा मेरे पास, ऑक्सीजन होगा जिसका नंबर कम है। और ये बात हमेशा पल्ले गांठ बांध के रखना कि हाइड्रोजन, यहां पे लिख देता हूं, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर बी एक्ट एज क्या, सेंट्रल एटम। ये कभी भी सेंट्रल एटम का काम नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे जी। कभी भी तुम्हें फ्लोरीन और हाइड्रोजन क्या नहीं दिखेगा, सेंटर के अंदर नहीं दिखेगा, मॉलिक्यूल या किसी भी स्पीसीज के बीच में। सेंट्रल एटम का काम ये नहीं करते हैं। तो यहां पे देख लो, हाइड्रोजन देख लो चाहे, तो क्या हो जाएगा जी मेरे पास, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा जी, देख के कौन से पॉइंट से हम वैलिड चलें। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह यही लगेगा या हर जगह यही लगेगा, वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है। और ये टाइम के साथ ना चीजें बेटा तुम्हें याद हो जाएंगी कि अगर ये मॉलिक्यूल दिया तो सेंट्रल एटम हमारा ये होगा, अगर ये दिया तो इसमें यहाँ पे सेंट्रल एटम ये होगा हमारे पास। क्लियर है बात, समझ में आई? चलो जी ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा कि अभी तक तो मान लो जैसे क्या था तुम्हारे पास, एक मिनट बच्चे, हाँ जी, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे मेरे बच्चे कि भैया हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी सीखनी थी। सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बनाना तो आसान होता है, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दे दें तब तुम क्या करोगे, तब तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है बेटा, जिस ट्रिक का नाम क्या होता है बेटा, जिस ट्रिक का नाम होता है TVSU ट्रिक। इस ट्रिक की हेल्प से तुम उन मॉलिक्यूल्स की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ध्यान से सुनना, ये वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भैया तुम्हारे दिमाग में क्या बैठ जाता है कि सर इस ट्रिक से मैं किसी भी मॉलिक्यूल की क्या बना दूंगा, क्या बना दूंगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दूंगा। नहीं, सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल की बनेगी बेटा, अप्लाइड लिख देता हूं, या फिर एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज स्पीसीज which obey क्या, ऑक्टेट रूल। तो यहां से तुम्हें एक बात की क्लैरिटी मिल रही होगी, क्या कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टेट रूल को हर स्पीसीज नहीं मानती। हाँ जी, वो लिमिटेशन में हम देखेंगे जाके। ऑक्टेट रूल की कुछ ड्रॉबैक्स थी। ऑक्टेट रूल तो कहता क्या है
कि भैया हर एक स्पीसीज क्या चाहती है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए वो केमिकल बॉन्ड बनाती है। जो स्पीसीज अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगी वो कभी भी क्या नहीं करेगी बेटा, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगी ऑक्टेट के अकॉर्डिंग। तो ये था, लेकिन आगे चल के हमें ऐसी चीजें भी मिली जो ऑक्टेट रूल को मानती नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रही है, केमिकल बॉन्ड बना रही है। वो आगे का पार्ट है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए तुम्हें क्या याद रखना है, ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं मेरे बच्चे, ये सिर्फ किस पे लगेगी, उन स्पीसीज के लिए जहां पे ऑक्टेट रूल ओबे होगा। जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करेगी वहां पे ये ट्रिक तुम्हें नहीं लगानी है। बात समझ में? अब ये ट्रिक है क्या, ये समझो, ये समझो भैया। यहां पे ये जो टी है, ये टी किसके लिए स्टैंड होता है बेटा, टी स्टैंड फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बताऊंगा आगे, अभी तो समझ लो। एंड वी स्टैंड फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एस स्टैंड फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने टोटल नंबर, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। और यू क्या है बेटा मेरे पास, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी चीजें अगर तुम कैलकुलेट कर लेते हो ना कहीं पे, तो किसी की भी तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से हम देखते हैं मेरे बच्चे, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं तुम्हें बड़ा सिंपल सा लेके दे देता हूं, सिंपल सा। जैसे मान लो मुझे Cl2 की बनानी है। Cl2 की क्या बनानी है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वैसे मैंने तुम्हें तरीका बताया, लेकिन इस फॉर्मूले से कैसे बनेगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो बेटा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग यहां पे हर एक क्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो ये बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करो बेटा, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। और वो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स देखो कितने हैं, और इनटू में क्या कर दो, 8 कर दो। मतलब एक एटम के अंदर क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट में। ठीक है भैया, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहां पे 2 क्लोरीन एटम है, तो बताओ जी 2 क्लोरीन एटम के अंदर मुझे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे कि सबके पास 8-8 आ जाए। तो आप कहोगे सर 16 देने पड़ेंगे। जब 16 इलेक्ट्रॉन दूंगा तभी तो हर एक क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में क्या आएंगे, 8-8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है सर, तो इसलिए मैंने कैसे निकाला बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर, जितने नंबर ऑफ एटम होना बेटा उसको 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 2 × 8, तो ये आ गया 16 इलेक्ट्रॉन्स। सर 16 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या निकालो, अब निकालो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर। भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं, जितने भी एटम हैं उन एटम के अंदर ये देखिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और हमने ये देखा है कि सर जो हैलोजेंस होते हैं ना, जो हैलोजेंस होती हैं उनकी आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे। एक हैलोजन एटम, चाहे फ्लोरीन लो, चाहे क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, चाहे एस्टेटिन लो, आउटर मोस्ट में कितने होंगे, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे बच्चे, तो मुझे एक बात बताओ, एक क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो 2 क्लोरीन में कितने होंगे। तो आप कहोगे सर, आप कहोगे क्या नंबर, क्या 7 × 2, तो ये कितना आ गया बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गया बच्चे। ठीक है, ये 7 क्या है बेटा, ये 7 क्या मेरे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम। एक क्लोरीन एटम के अंदर है ना, ऐसे ऐसे 2 है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, 2 × 7 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात क्लियर हुई? ठीक है सर। अब इसके बाद, अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है मेरे बच्चे, अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या करना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन में से क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14। तो भैया कितना हो जाएगा, 16 - 14 इक्वल टू क्या आ गया बेटा मेरे पास 2।
क्या आ गया बेटा मेरे पास, 2 आ गया। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे किसके बीच में, क्लोरीन एटम्स के बीच में। 2 क्लोरीन एटम है ना, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि उन 2 क्लोरीन एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने का मतलब क्या है कि भैया वहां पे एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा। जितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए ना बेटा, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें नंबर ऑफ बॉन्ड पता चल जाएंगे कि भैया वहां पे एटम्स के बीच में कितने बनेंगे। तो मैं क्या लिखता हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज पता चल गई, ठीक है सर। अब मुझे ये भी पता चलेगा कि भी एक बॉन्ड बनना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है बेटा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्या निकालने हैं मेरे बच्चे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो भैया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, देखो मेरे पास क्या है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा मेरे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या करो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 14, अनशेयर्ड थे 2, इलेक्ट्रॉनों का नंबर माइनस करना है। तुम जल्दबाजी में यहाँ पे क्या रख देते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड रख देते हो। तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, यहाँ पे 12 होंगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने जुटा ली। अब इसकी क्या बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो जी, ये है इसकी क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो मैं अभी बनाने वाला हूं, ठीक है। अभी बनाने, तो भैया मैंने 2 क्लोरीन लिखे, ये लिखा सर क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब भैया मुझे इतना पता है, यहां पे 2 ही तो एटम है, और उन्हीं 2 एटम के बीच में क्या बन रहा है, एक बॉन्ड पेयर बनेगा सर। तो ये लगा दिया सर एक बॉन्ड, ये लगा दिया सर मैंने एक बॉन्ड, ठीक है सर, लगा दिया। तो इस एक बॉन्ड का मतलब क्या बेटा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के लिए भी काउंट होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के लिए भी काउंट होंगे। तो अब क्या करो, जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे ना इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो लॉन पेयर की फॉर्म में दिखा दो। उन लॉन पेयर को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो बोल रहा हूं। तो देखो टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन रख रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, 12 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉनों में से 6 मैंने जब इसको दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे, 8 हो गए। यहां पे भी देखो 8 हो गए, बोलो क्लियर है बात। तो बराबर बराबर मैंने क्या किया बेटा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे इसको पकड़ा दिए। तो देखो वही तो स्ट्रक्चर बनी है जो मैंने पीछे बताई थी तुम्हें इस फॉर्मूले से। अभी तो ये तुम्हें डिटेल में बताया, जब तुम्हें इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हुए चलोगे तुम, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। मान लो जी हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, मैं मान लो O2 का बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहले क्या निकालो, टोटल इलेक्ट्रॉन, T लिख रहा हूं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर एक एटम का कितने मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 एटम है तो कितने चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन कहूंगा, 2 इंटू 8 करूंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ऑक्सीजन एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो यहां कितने होंगे, 12 हो जाएंगे सर। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सर, 16 माइनस 12, तो कहोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है सर 2 बॉन्ड पेयर बनना। तो भैया 2 बॉन्ड पेयर बने मेरे पास, अनशेयर्ड वैसे ही लिख दूंगा, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो 2 बॉन्ड बना दिए। 2 बॉन्ड का मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे मिल चुके हैं हर एक ऑक्सीजन को। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन के अंदर भी काउंट होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के अंदर भी। तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या करो, लॉन पेयर की फॉर्म में। तो 4 इसके पास हैं, तो क्या करूं, 4 और लगा दूं इलेक्ट्रॉन यहां, तो मतलब 2 लॉन पेयर आ गए। तो देख लो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे, 4 आ रहे थे। तो भैया अगर मैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर निकालूं भी तो कितना आएगा मेरे पास, 12 माइनस 4, 8 इलेक्ट्रॉन ही तो आएगा। तो देख लो 8 इलेक्ट्रॉन ही तो लगाया मैंने अनशेयर्ड में, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। किसी की भी बना लो जी अब तो जल्दी जल्दी। मान लो N2 की बनानी है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो, आप कहोगे सर यहां पे भी 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप कहोगे सर 10 हो जाएंगे। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए सर, 6। 6 का मतलब क्या हुआ सर, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। भैया एक बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉनों से क्या बनेंगे, 3 बनेंगे सर। तो 3 बन गए,
तो सर स्ट्रक्चर बना दो। देखो 3 ये बना दिए मैंने, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दो, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। देख लो जी, अब हर एक नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अनशेड इलेक्ट्रॉनों का नंबर तुम निकाल सकते हो, 4 ही आएगा, वो मैंने ऐसे लगा दिए हैं। समझ में आई बात? तो ये तो सिंपल मॉलिक्यूल थे। अब वो ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल की आपको बोल दे, जैसे O3 की बनाओ, ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले आप कहोगे सर टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम हैं उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 24। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कि सर एक ऑक्सीजन एटम में होते हैं 6, तो 3 में कितने होंगे, सर आप कहोगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए मेरे बच्चे, तो आप कहोगे सर वो आए 6। 6 का मतलब क्या हुआ सर, इस 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ सर यहां पे 3 बॉन्ड पेयर होंगे, मतलब 3 बॉन्ड हमें बनाने होंगे। तो भैया देखो 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 ऑक्सीजन एटम को मैंने ऐसे रख दिया। अब इन 3 एटम के बीच में मुझे 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो 3 बॉन्ड कैसे बनाऊंगा बेटा, 2 बॉन्ड यहां बना दूं, 1 बॉन्ड यहां बना दूं, चाहे आपकी मर्जी है। 2 बॉन्ड इस तरह बनाओ, 1 बॉन्ड यहां बनाओ, बन तो यही सकता है जी। तीनों के तीनों बॉन्ड 2 ऑक्सीजन के बीच में थोड़ी ना आ जाएंगे, क्योंकि तीनों एटम्स को कनेक्ट करना है ना, तो कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे ऐसे लिख लो, बात एक है। अब ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, तो देखो जी बीच वाले ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 मतलब 1 लॉन पेयर लगा दो तो 8 पूरे। इसके पास कितने, देखो 4 हैं, 4 लगा दिए 8 हो गए। यहां पे कितने हो जाएंगे बेटा, 3 लॉन पेयर लगा दो तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। तो सेम कहानी यहां पे हो जाएगी, ठीक है, सेम कहानी यहां पे हो जाएगी। तो ये क्या बन गई बेटा मेरे पास, ओजोन की ओजोन की क्या बन गई बच्चे हमारे पास, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गई। अगर इसी तरीके से मैं SO3 की निकालूं, तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पे, तो आप कहोगे सर 4 एटम है, तो चारों को 8-8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो टोटल कितने चाहिए बेटा यहाँ पे, 4 32, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 22 32 है सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो भैया, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन के अंदर अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सल्फर में भी तो 6 होंगे। तो टोटल एटम कितने हैं, 3 ऑक्सीजन के अंदर कितने होंगे, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक सल्फर में कितने होंगे, 6 ही तो होंगे, तो 18 और 6 24, तो ये होंगे 24 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई ना, 24 कैसे लिखा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो बच्चे कितने हो जाएंगे, 32 24, ये आ गया सर 8। कितना आ गया मेरे बच्चे, 8 आ जाएगा ना, सही बोला ना मैंने कितना हो जाएगा ये, 4 4 से 24, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे तो 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है सर। अब हमें डिसाइड क्या करना है कि भैया यहां पे मेरे पास सेंटर में एटम कौन सा होगा। तो मैंने तुम्हें पॉइंट लिखवाया था ना कि जब तुम्हारे पास क्या हो जाए, एक से ज्यादा एटम्स आ जाएं, तो सेंटर में वो एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। या फिर क्या लगा लो बेटा, यहाँ पे क्या लगा लो, जिस एटम का नंबर कम है वो सेंटर में आएगा, ठीक है सर। तो ये लो जी हमने लगा दिया क्या यहाँ पे, सल्फर को सेंटर में, ठीक। उसके बाद 3 ऑक्सीजन लगाने, तो 1 ऑक्सीजन यहां लगाया, मान लो 1 ऑक्सीजन यहां, 1 ऑक्सीजन यहां। अब 4 बॉन्ड बनाने हैं। 4 बॉन्ड बनाने का तरीका क्या जी, सबसे पहले तो क्या करो, एक एक बॉन्ड बना दो सबके साथ। अब 1 बॉन्ड और एक्स्ट्रा बचा, अब वो बॉन्ड क्या करो, या तो इधर बना दो या इधर बना दो या इधर बना दो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कहीं भी बना दो। तो मैं मान लो जी यहां बना देता हूं, तो 4 बॉन्ड हो गए। अब देख लो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। एक बॉन्ड में होते हैं 2, तो 4 में होंगे 8। इस ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो मतलब क्या होगा, यहां पे बेटा 3 लॉन पेयर, यहां पे भी क्या बेटा 3 लॉन पेयर। इसने क्या बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, तो मतलब 2 लॉन पेयर। तो ये क्या बन गई, SO3 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बोलो मेरे बच्चे समझ में आई बात, ठीक है, चलो सर ठीक है। अब देखो CO और CO2 की ये तुम खुद बनाओगे, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है जी आपका। तरीका वही है जो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है, तरीका वही है, इसी तरीके से बनाना है। मैं तुम्हें क्या बता देता हूं कि अगर तुम्हारे पास मान लो किसी आयन की बनानी आ जाए, देखो
इनकी भी तुम आसानी से बना लोगे, तरीके वही रहेंगे। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूं, मैं SOCl2 की बना के दिखा देता हूं तुम्हें। ठीक है, यहां पे SOCl2 की बना के दिखा देता हूं, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो जी, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मेरे बच्चे, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो 1 2 3 4, 4 एटम है, चारों को 8 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे तो 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर, इसके अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं, और यहाँ पे एक क्लोरीन में 7, तो 2 में कितने होंगे 2 × 7, तो कितना हो गया बेटा 6 6 12 और 14, कितने हो गए जी 12 और 14, तो ये कितने होंगे 6 2 26। ठीक है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो बेटा कितने आएंगे 6 आ जाएंगे। कैसे निकालते हैं, T-V करके। 6 का मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे 3 बॉन्ड पेयर होंगे, क्या होंगे मेरे बच्चे 3 बॉन्ड पेयर होंगे। बोलो जी बात समझ में आई, ठीक है सर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाओ। अब तुमने देखा यहां पे 4 एटम है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इनमें से कौन सा है, सल्फर है, ऑक्सीजन है या क्लोरीन है, तो तुम कहोगे सर सल्फर है, तो सल्फर क्या हो जाएगा बेटा मेरे यहां पे सेंट्रल एटम। अब इसके इर्द गिर्द क्या लगेंगे, ऐसे लग जाएंगे जी दूसरे एटम। अब क्या बनाने हैं बेटा, 3 बॉन्ड बनाने हैं। हमने सही कैलकुलेशन किया, पहले ये देख लो, 12 12 2 से 14, 6 3 1 2 3 4 4 8 32 6, ठीक है, तो क्या बन जाएगी बच्चे ये चीज बनेगी, बोलो SOCl2 की। अब क्या करो, ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। तो भैया इस सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 3, 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास क्या आएगा, एक लॉन पेयर आएगा। क्लोरीन के पास क्या आएंगे बेटा 3 लॉन पेयर, इसके पास भी क्या 3 लॉन पेयर, इसके पास भी क्या बेटा 3 लॉन पेयर। बोलो क्लियर है ये बात, समझ में आई। तो SO2 की आप खुद बना लोगे ना बच्चे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बस बता देता हूं कि अगर तुम्हारे पास आयन आ जाए और उस आयन की तुमसे क्या पूछे बेटा, वो तुमसे पूछने लगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे करेंगे। यहां पे बस थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा चेंज क्या होता है टोटल इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही निकलेंगे जी, कैसे, कितने एटम्स है उसको 8 से मल्टीप्लाई, तो 5 एटम है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कहोगे सर 40 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करने पड़ेंगे बेटा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो जितने भी प्रेजेंट है, यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला एक बार, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस में या प्लस माइनस चार्ज, ऐसे लिख देता हूं। अब इसका मतलब क्या है देखो समझो, क्या है बेटा, अगर मैं यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालूं, सल्फर में भी 6, एक ऑक्सीजन में भी 6, तो दोनों में बराबर ही होते हैं, तो 5 एटम है, 5 एटम में 6 के हिसाब से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 और 6 30। अब यहां पे जितना नेगेटिव चार्ज है ना उतना ऐड कर दो, अगर किसी आयनिक स्पीसीज पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ऐड करके मैं क्या निकालता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना माइनस करके क्या निकालता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस -2 का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होंगे, वैलेंस में काउंट होंगे। तुम गड़बड़ यहां पे करते हो, ये +2 तुम यहां कर जाते हो, यहां नहीं करना, इधर करना बच्चे, लॉजिक ये कहता है। ठीक है, तो भैया टोटल कितने आए 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए सर, तो बोलो जी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 40 - 32, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सर, और 8 का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, 8 का मतलब हुआ सर यहां पे 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे सर हमारे पास, तो बना दो सर 4 बॉन्ड पेयर। तो ये लो जी, सबसे पहले डिसाइड करो कि सेंटर में कौन आएगा, तो आप कहोगे सर सल्फर आएगा, क्यों कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये रखा सल्फर। बाकी 4 ऑक्सीजन को मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 4 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है सर 4 बॉन्ड बना दिए। अब 2 नेगेटिव चार्ज भी तो है, अब वो 2 नेगेटिव चार्ज क्या हो सकता है बेटा, किसी भी 2 ऑक्सीजन पे लगा दो, तो मैं उसको ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख देता हूं -2। इस -2 का मतलब क्या है, किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन पे वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो नेगेटिव चार्ज होता है ना बेटा, वो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है उसके ऊपर लगाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज देखा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है, सल्फर और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन, तो किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन को पकड़ लो, बराबर बराबर दे दो। अब ये मत कहना सर एक ही ऑक्सीजन पे -2 लगा दो, भैया
चार्ज हमेशा क्या करता है, अनस्टेबिलिटी लेके आता है। जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी हमारे पास। तो भैया अगर एक पे ही -2 लगा दूंगा तो वो बेचारा ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो ये डिसाइड क्या करते हैं कि भैया एक नेगेटिव मैं ले लेता हूं, दूसरा कोई नेगेटिव कोई और ऑक्सीजन ले लेगा। तो चार्ज कम आएगा तो स्टेबिलिटी थोड़ी बड़ी रहेगी उनकी। आई बात समझ में? तो ये क्या बन गई, सल्फेट आयन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या करो बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर एक का लॉन पेयर के लगा दो उस पर। तो देखो जी ऑक्टेट कंप्लीट है, सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही है। CO3 2- की बना लोगे इसी तरीके से। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 ऐड करना पड़ेगा। जितना नेगेटिव उतना ऐड करो, जितना पॉजिटिव उतना माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से। समझ रहे? तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज लिखा है, प्लस माइनस चार्ज लिखा है। बात समझ में क्लियर है चीज ये? ठीक है। तो भैया ये वाला तुम्हारा होमवर्क होगा, ये वाला तुम्हारा होमवर्क होगा, बनाना इस चीज को, इसको बनाना। ठीक है। तो भैया इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने, चलो अच्छा होमवर्क मैंने तुम्हें और भी दिए हुए हैं। देखो फॉस्फेट की मैं बना देता हूं, ठीक है, फॉस्फेट की मैं बना देता हूं, आप भी बनाइए खुद ब खुद कॉपी के अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो बेटा 5 हैं तो 40 होंगे सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर, फास्फोरस में 5, और ये कितने हो जाएंगे 6 × 4 और +3, ऐसी तो निकालेंगे। फास्फोरस में होते हैं 5 वैलेंस, एक ऑक्सीजन में होते हैं 6, तो 4 में कितने होंगे 6 × 4 प्लस जितना नेगेटिव हो उतना ऐड कर देंगे। तो ये कितना आएगा 24, 24 5 29, 29 3 32 इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो बच्चे 40 - 32 8 इलेक्ट्रॉन आए सर। अगर 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास शेयर्ड हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर होंगे सर। अब ये तो समझ में आ रहा है ना, बॉन्ड पेयर कैसे निकाल रहा हूं, डिवाइड बाय 2 कर दो बस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, इतने बॉन्ड बनेंगे सर। अब डिसाइड करो सेंटर में कौन, तो आप कहोगे सर फॉस्फोरस आएगा क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर क्या लगा दो सर, फिर आप ऑक्सीजन लगा दो। 4 का मतलब ये कर दिया सर हमने, 3 नेगेटिव है तो मतलब सर किन्हीं भी 3 ऑक्सीजन पे माइनस 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 चार्ज आ जाएगा। किन्हीं भी 3 पे -1 -1 -1 लगा दो तो 3 नेगेटिव हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, ये होगी जी। बोलो ये क्या बन गई, फॉस्फेट आयन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गई जी हमारे पास। क्या बन गई मेरे बच्चे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे भी देखो तुम्हें आयंस दे रखे हैं, इन सब की बनाओगे तुम। अब याद रखना जितना पॉजिटिव चार्ज हो वैलेंस में से उतना माइनस करते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज हो वैलेंस में से क्या करते हैं बेटा उतना हम माइनस करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस करो। जितना नेगेटिव चार्ज हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर उतना ऐड कर दो। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो भैया इस तरीके से वो क्या करने लगा, लुईस हमें स्ट्रक्चर बना के देने लगा सबकी। यहां से स्टार्ट हो गया था वो, हमने देखो ट्रिक यहां से निकाली थी। ठीक है। तो यहां से करता करता वो क्या करता रहा भैया, सबकी हमें क्या बताने लगा कि भैया लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी। और यहां पे हम एक ही फंडा फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि भैया जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब क्या करेंगे बच्चे, हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। तो 8-8 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन यहां पे तुम्हें एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेटा, वो मैं तुम्हें यहां बता देता हूं, यहां बता देता हूं क्योंकि होमवर्क करोगे। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम एंड हीलियम, हमें क्या करना होता है बेटा, डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। डुप्लेट कंप्लीट होता है जिनका। आप कहोगे सर ये डुप्लेट क्या हुआ, भैया ऑक्टेट का तो मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट के अंदर कितने होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये वो एलिमेंट हैं जो अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता आउटर मोस्ट में, कितने चाहेंगे सिर्फ 2। इनके में क्या हो जाए सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हीलियम को अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि हीलियम इनके ज्यादा नजदीक है। तो ये क्या सोचते हैं कि भैया हमें हीलियम जैसा बनना है, तो हीलियम जैसा बनना है तो ये भैया उसके लिए क्या करेंगे, अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही लेना पसंद करेंगे।
कि आउटर मोस्ट में 2 हुए तो हम स्टेबल हो जाएंगे, मतलब हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी हमारे पास। तो इसलिए बोला जी इनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। इसीलिए इसीलिए देखो मैं तुम्हें बता देता हूं H2O का एग्जांपल लेके, अगर मान लो मुझे इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया। अब मुझे इसके लिए 8 नहीं गिनने, अब यहां पे यह मत करना 3 इंटू 8 नहीं, तुमने देखा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट करते हैं हम, डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो मतलब एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो भैया यहां पे क्या लिखोगे 2 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है उनका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल कितने हो गए कि सर 12 इलेक्ट्रॉन। तो बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक हाइड्रोजन में 1 तो 2 में 2 और 6 इसमें, तो हो गए जी 8। कितने हो गए बच्चे, 8 हो गए सर। तो भैया बोलो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 12 में से 8 गए 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ सर, यहां पे 2 बॉन्ड पेयर है। समझे ना बेटा, ये मैंने 2 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि भैया हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट करना है, इन चारों के लिए याद रखना है। हीलियम इसलिए रख दिया ताकि तुम्हें याद रहे कि भैया हीलियम को रोल मॉडल मानती हैं ये चीजें, ठीक है। तो भैया स्ट्रक्चर बना लो। अब देखो सेंट्रल एटम क्या होगा, जिसका एटम का नंबर कम है, और ये मैंने बोला था हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनते, तो ऑक्सीजन सेंटर में, हाइड्रोजन साइड में, 2 बॉन्ड पेयर बनाने हैं तो ये बना दिए। अब हाइड्रोजन को लॉन पेयर मत दे देना गलती से कि सर 8 इलेक्ट्रॉन करो, नहीं, डुप्लेट 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल तो गए, एक यहां एक यहां, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का क्या करना है मेरे बच्चे, ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 लॉन पेयर देने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी वाटर की लुईस डॉट के अकॉर्डिंग। समझे बात। तो अब देख लेना जहां जहां हाइड्रोजन आएगा ना तो वहां वो डुप्लेट वाला केस तुम्हें लगाना है। क्लियर। तो भैया इस तरीके से लुईस भैया ने हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालने का तरीका दिया और वो ये कहने लगे कि भैया ऑक्टेट जो भी कंप्लीट करना चाहता है अपना, सिर्फ वही क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये कह के अपनी थ्योरी उन्होंने साइंटिस्टों के सामने रख दी। तो भैया जैसे ही उन्होंने साइंटिस्टों के सामने अपनी थ्योरी रखी तो भैया साइंटिस्ट तो क्या होते हैं, कमियां निकालने में माहिर होते हैं ना, तो फिर उसकी ड्रॉबैक बताने लगे। वो लुईस को ये कहने लगे कि भैया आप तो ये कह रहे हो कि सिर्फ वही एटम्स हमारा क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो, मतलब जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो। तो पहली कमी उन्होंने बताते हुए कहा कि भैया फिर इनका जवाब दो ना, कि जैसे BF2, BF3, AlCl3 और BCl3 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जो सेंट्रल एटम है ना उसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। मतलब जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, BF2 की बात करो तो बेटा BF2 की ये स्ट्रक्चर होती है। अब गलती से भी बेरिलियम को ऑक्टेट कंप्लीट मत करना, मैंने अभी अभी लिखा है डुप्लेट कंप्लीट करता है, ये तो मैक्सिमम डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है और बेरिलियम मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड बना लिए। तो 2 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या बेटा, इसके पास तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो देखो यहां पे लिख देता हूं, बेरिलियम के पास है यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, BF3 के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, BCl3 के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो भैया यहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं। तो भैया लुईस और कोसेल के अकॉर्डिंग या ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, बेरिलियम बोरोन एल्यूमिनियम और बोरोन को इसको बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये बना देते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं फिर ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं जी, इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो उनको हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट स्पीसीज। हाइपो का मतलब होता है जी लो, हाइपो ओ आ रहा है, लो में भी ओ आता है, हाइपो लो, बोलो समझ में आई। तो भैया हाइपोवैलेंट स्पीसीज जो हमारी बनती हैं वो ऑक्टेट रूल को नहीं मानती, उनमें ऑक्टेट रूल से क्या होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी वो बॉन्ड बना रही हैं। तो भैया ये पहली कमी आ गई। और इस चीज को हाइपोवैलेंट स्पीसीज को हम कई बार क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। 8 से कम इलेक्ट्रॉन हुए ना तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, या फिर क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, पहली ये कमी आई। फिर दूसरी क्या हुई, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट।
ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, हाइपर वैलेंट स्पीसीज बोलते हैं। मतलब हमारे पास ऐसी स्पीसीज भी थी जो क्या करती हैं बेटा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर लेती हैं किसके अंदर, अपनी वैलेंस शेल के अंदर। ये तो क्या कह रहा था कि भैया 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के अंदर, तभी बॉन्ड बना रहे हैं जी वो। तो भैया ये कहते हैं कि भैया ये कंपाउंड देखो, यहां पे तो सेंट्रल एटम है ना, उसके पास क्या 8 से ज्यादा, यहां पे इसके पास फोस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 12 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट को तो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर गए ना ये, मतलब होने चाहिए थे 8, लेकिन ये तो क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं जी। तो भैया ये भी तो कमी है, क्योंकि उसने तो क्या कहा था, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए तभी बॉन्ड बनाएगा वो। जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो भैया ऑक्टेट से कम वाले भी मॉलिक्यूल मिले जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते लेकिन फिर भी बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसे भी मॉलिक्यूल मिले जिनका ऑक्टेट क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वैलेंस शेल में, वो भी प्रेजेंट हुए, उनको बोलते हैं हाइपरवैलेंट स्पीसीज, और उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। और ये एक्सपेंशन क्यों कर पाते हैं, ये एक्सपेंशन क्यों कर पाते हैं, ड्यू टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ये बात याद रखना। और तुम वैसे भी देख पा रहे हो ना बेटा, फॉस्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, आयोडीन हुआ, यहां पे भी आयोडीन है, ये सब किसके हैं, थर्ड पीरियड के हैं। और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, मतलब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को अगर छोड़ दूं ना, तो उससे नीचे पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट को फॉलो कर सकते हैं। हर कोई करेगा जरूरी नहीं है, लेकिन उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने कर सकते हैं आउटर मोस्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, उनके पास खाली जगह होती है। वो कह देते हैं कि भैया 8 तो छोड़ो, हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं अपनी वैलेंस शेल में, क्योंकि हमारे पास खाली कमरे रखे हुए हैं। और वो खाली कमरे किस में है बेटा, डी ऑर्बिटल्स के अंदर ही तो है, वो डी ऑर्बिटल ही तो है खाली कमरे। बात समझ में आई? तो ये दूसरी कमी है कि हाइपरवैलेंट कंपाउंड मिलते हैं। फिर क्या बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। भैया अभी तक पीछे जितनी भी हमने क्या बनाई है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, सबके अंदर देखो जी क्या आ रहे थे, सबके अंदर हमारे पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे पूरे टोटल अगर मैं निकाल रहा था। लेकिन यहां पे हमें कुछ ऐसी स्पीसीज भी मिली बेटा जिनके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भैया ऑड इलेक्ट्रॉन तो बनने ही नहीं चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज तो बननी ही नहीं चाहिए अगर सब ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं। क्योंकि अगर मान लो 4 एटम हैं किसी स्पीसीज के अंदर, अगर सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वहां पे, 32 हो जाएंगे। अगर 2 ही एटम है किसी स्पीसीज में, अगर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो वहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्पीसीज में, 16 होने चाहिए। तो मतलब क्या, इवन नंबर स्पीसीज ही बननी चाहिए थी जी ऑक्टेट के हिसाब से, लेकिन हमें ऐसी स्पीसीज भी मिली जो क्या होती है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन होती है। अब तुम पता कैसे लगाओगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का, तो कुछ नहीं करना जी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, या फिर वहां पे जितने भी एटम है ना सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके ऐड कर दो। अगर वो ओड नंबर में आ गया तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगी, अगर इवन में आया तो इवन। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, टोटल इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो 7 और 8 कितने हुए बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन हुए। या तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, या दोनों के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमेशा ओड ही आएगा। इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, तो 6 5 11, 11 भी क्या ऑड है। तो यहां पे निकाल लो NO2 के अंदर, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आएगी। ClO2 के अंदर निकालो तो यहां पे भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी एक्सेप्शन हो जाएगी। इसके अलावा भी और बहुत है मेरे पास, H2+ बनता है जी मेरे पास, ठीक है, Li2+ बन जाता है जी मेरे पास, CF3 रेडिकल बनता है, CH3 रेडिकल बनता है, या बोलूं जितनी भी रेडिकल स्पीसीज है ना जो फ्री रेडिकल बनते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आते हैं। ये बन रहे हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए बने, लेकिन बन तो रहे हैं ना। तो भैया ये तो बनने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि ऑक्टेट्स के हिसाब से तो क्या आना चाहिए था, इनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए थे। लेकिन ये तो क्या कर रहे हैं बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं। तो इस बात का कोई जवाब नहीं था जो ऑक्टेट रूल के पास, कि भैया फिर ये चीज क्यों बनी। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कहता है कि भैया नोबल गैस हमारा कोई कंपाउंड नहीं बनाती। ऑक्टेट रूल क्या कहता है
कि भाई जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है ना वो कभी भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो फिर साइंटिस्टों ने थोड़े टाइम बाद कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो जीनॉन और क्रिप्टॉन हमारे ये कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ये तो नोबल गैस हैं। कुछ टाइम के बाद इसकी डिस्कवरी हो गई थी, या फिर हमें आज भी पता है। तो भैया ऑक्टेट रूल इसीलिए हम बोलते हैं ज्यादा मॉलिक्यूल्स पे वैलिड नहीं है, वो कुछ एक मॉलिक्यूल्स पे लगता है। तो भैया कंपाउंड ऑफ नोबल गैस भी क्या बने, इसके बाद से हमारी ड्रॉबैक बन गई। तो भैया कंपाउंड तो बना है, जैसे HCF2 बनता है, KrF2 बनता है, XCO3 बनता है, HCF6 बनता है। तो देखो HCF6 तो किसका भी एग्जांपल हो जाएगा, हाइपरवैलेंट कंपाउंड का हो जाएगा। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना जिनॉन के पास, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाएगा जी वो फ्लोरीन के साथ, तो 6 बॉन्ड का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। तो हाइपरवैलेंट में भी लिख सकता हूं HCF6 को। तो इस बात का जवाब नहीं जी उसके पास कि भी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और ड्रॉबैक क्या है बेटा, ये कि ट्रांजिशन मेटल आयन, भैया जो ट्रांजिशन मेटल आयन है ना, या फिर जो हम बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, वो यहां पे फॉलो होती है। कैसे, देखो जैसे मान लो Cr3+, पहले इसको देखो Mn+2 और Fe+2। भैया ऑक्टेट क्या कहता है कि भाई आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो चीज बनेगी, लेकिन हमें Cr3+ मिलता है। कहां मिलता है सर, CrCl3। देखो यहां पे क्रोमियम की +3 और ये कंपाउंड मुझे मिलता है, तो +3 का मतलब क्या है, इसके आउटर मोस्ट में तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट का है जी, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं बनना चाहिए था। ऐसी Mn+2 देखो, तो मान लो जी मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, MnCl2 लिख दूं, तो यहाँ पे +2 होगा। तो Mn+2 का मतलब क्या, इसका आउटर मोस्ट में तो क्या है 13 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कहाँ है इसका, ऑक्टेट से ज्यादा लेके बैठा, तो ये भी नहीं बनना चाहिए था। ऐसी क्या Fe+2 की बात करो तो इसके ऑक्टेट में कितने हैं बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया ट्रांजिशन मेटल आयंस भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और वो ऑक्टेट रूल को ओबे ही नहीं कर रहे हैं। तो भैया इसका मतलब ऑक्टेट के अकॉर्डिंग तो ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये करती है। तो इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। तो भैया ये सारी ड्रॉबैक तुम्हें याद होनी चाहिए, स्टेटमेंट में पूछ लेता है ये चीजें, स्टेटमेंट में तुमसे पूछ लेगा। तो एक ड्रॉबैक ये हुई। चलो जी, चलो उसके बाद सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करो। अब ये देखो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये वो आयंस होते हैं, ये वो स्पीसीज होती हैं जो क्या करते हैं बेटा, एक बार आयन की फॉर्म में आ गई ना तो इनके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके आउटर मोस्ट में क्या हो जाएंगे बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। जैसे जिंक की बात करूं, जिंक की बात करता हूं, तो जिंक के आउटर मोस्ट शेल क्या है, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 ये होती है। जैसे ही मैंने इसको Zn+2 में कन्वर्ट किया तो ये क्या बनेगा बेटा, 3s2, 3p6, 3d10 और ये 4s तो 0 हो गया ना। तो अब इसके लिए आउटर मोस्ट सेल ये हो गई ना, तो देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया बेटा, सूडो इनर्ट गैस क्या होगी बेटा, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर कोई ऐसा आयन तुम्हें मिल जाए जिसके आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या हो 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। बात समझ में। ऐसी क्या ले लो, Cu+ ले लो तुम, Cu+ लोगे तो इसके भी आउटर मोस्ट में क्या आते हैं बेटा, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो भैया ये भी नहीं बनने चाहिए थे ऑक्टेट के हिसाब से। तो क्यों नहीं बनने चाहिए थे, क्योंकि सर ऑक्टेट तो कहता है जी आउटर मोस्ट में तो 8 होने चाहिए थे, तो ये बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, कि ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा और ऑक्टेट में कहीं ना कहीं कमी है फिर। ठीक है, अब एक डाउट था किसी बच्चे का, पिछले चैप्टर में पूछा था कि सर अगर कोई स्पीसीज या कोई एलिमेंट सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है तो वहां पे कौन सी रेडियस को डिफाइन करेंगे, कोवलेंट और वंडरवॉल, किसको करें। तो भैया क्वेश्चन ही गलत आपका। कोई भी एलिमेंट सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं कर सकता। मैक्सिमम टाइम सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने वाले एलिमेंट सिर्फ डी ब्लॉक के होते हैं, और डी ब्लॉक में भी कुछ एक ही हैं, सभी नहीं करते। और भैया स्पीसीज जब सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रही है तो उस पर क्या आ रहा है, देखो चार्ज आ रहा है ना, और जहां पे चार्ज आ जाएगा वो आयन बन गए। तो आयन बनने के बाद वहां पे तो आयनिक रेडियस को डिफाइन करोगे, तुम कोवलेंट और वंडरवॉल की कैसी बातें कर सकते हो, बताओ जी।
तो भैया सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट नहीं अचीव करता, कुछ एक ही करते हैं, और वो भी आयनिक फॉर्म में जाने के बाद। और जो चीज एक बार आयन बना लेगी वहां पे कौन सी रेडियस डिफाइन होती है बेटा? आयनिक रेडियस डिफाइन होती है। समझे बात? क्लियर है ये चीज? ठीक है। टाइम कितना हो गया भैया? ठीक है, ठीक है जी। आई बात समझ में? तो भैया ये क्या थी? इसकी ड्रॉबैक थी। ये इसकी क्या थी भैया? ड्रॉबैक थी बच्चे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज फॉर्मल चार्ज तो हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो जी, इसकी ये ड्रॉबैक करते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं, क्योंकि फॉर्मल चार्ज के लिए हमें टाइम चाहिए, क्योंकि वहां पे बताने वाली बहुत सी बातें हैं बेटा जो तुम्हें मैक्सिमम टीचर नहीं बताते और बता के चुपचाप निकल जाते कि फॉर्मल चार्ज ऐसे कैलकुलेट होता है। लेकिन वहां पे मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो तुम्हें हेल्प करेंगी वो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो जब तुम्हें चीजें पता होती है ना, फिर तुम तैयार भी होते हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, अगर पूछ लिया तो हम कर सकते हैं, तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस देंगी चीजें, तो वो बतानी जरूरी है। तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी देख लेते हैं जी। अब दूसरी, सॉरी, बाकी कमी क्या थी बेटा? इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। भैया ऑक्टेट रूल मुझे स्टेबिलिटी के बारे में कोई नहीं बताता है। वो क्या कहता है कि एक हमारे पास ए मॉलिक्यूल है कि बी मॉलिक्यूल है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी ये बता दी, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी ये बता दी, लेकिन ये नहीं बताता कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, ये कोई बात नहीं बताता जी। तो ये भी क्या थी? ऑक्टेट रूल की कमी थी। फिर कहता है दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये शेप के बारे में भी नहीं बताता, ये नहीं बताता जी किसी मॉलिक्यूल की क्या शेप होगी। तो भैया यहां पे हमने कौन कौन सी कमियां पढ़ी? पहली तो हमने ऑक्टेट रूल की पढ़ी जी, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। फिर हमने पढ़ी क्या बेटा? हाइपरवैलेंट कंपाउंड। फिर हमने क्या पढ़ी बेटा उसके बाद? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। फिर हमने पढ़ी ट्रांजिशन मेटल आयंस के बारे में, कि कुछ ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वो फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद पढ़ी हमने सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। फिर हमने पढ़ा क्या बेटा उसकी छठी, क्या पढ़ी बेटा? कि भैया एनर्जी और स्टेबिलिटी के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं बताता ऑक्टेट रूल। और फिर क्या पढ़ी लास्ट में? कि वे शेप के बारे में भी कोई बात नहीं करता है। तो ये सारी बातें दिमाग में बैठा के रखिएगा, और जो होमवर्क दिया वो दीजिएगा, पक्का करिएगा बेटा, क्योंकि वही जो हमने स्ट्रक्चर्स बताई हैं आपको होमवर्क के लिए, जो हमने बनाई हैं यहाँ पे, वहीं पे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने वो स्ट्रक्चर नहीं बनाई है तो फॉर्मल चार्ज के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो तुम्हारा रह जाएगा, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने फिर स्ट्रक्चर तो बनाई नहीं होगी लुईस। फिर मैं कहूंगा बेटा देखो ये स्ट्रक्चर हमारी गलत है, लुईस के अकॉर्डिंग इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर ये बनती है, तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो वो स्ट्रक्चर बना लेना। आई बात समझ में? तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अपने पेशेंस के लिए। आपने दिल लगा के ये लेक्चर देखा होगा। बेटा बेसिक लेक्चर है लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आगे आगे ये जो पार्ट तुम सीख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं पे यूज होंगे हमारे। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, खूब पढ़ो बेटा, खूब पढ़ो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।